एक परिवार, सिर्फ 4 लोग और एक रात सब गायब। आप जरा सोचिए, एक घर जिसमें 4 लोग रहते हैं और अगली सुबह वो घर वैसा ही बंद मिलता है जैसे इस घर में अंदर कोई रहता ही नहीं था। ना खून, ना चीख, ना कोई लाश। और सबसे डरावनी बात, 2 साल तक पुलिस को लगा कातिल वही हैं जो मारे जा चुके हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा केस बताने वाला हूँ जिसमें सस्पेंस इतना गहरा है कि आखिरी सच सामने आने में 2 साल लग गए। वेल, माय नेम इज कमल राजपूत और आप देख रहे हैं क्राइम रिएक्शन। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में वेद प्रकाश करोड़ीवाल अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में 4 सदस्य रहते थे। वेद प्रकाश, उनकी पत्नी साधना, उनका बेटा शुभम और उनकी बेटी नैना। नैना पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी और आने वाले भविष्य में वो एक सरकारी नौकरी करना चाहती थी, यानी एक बिल्कुल सिंपल, सादा और अच्छा परिवार। मगर सब अचानक कहाँ गायब हो गए। जुलाई 2016, पड़ोसियों ने देखा कि कई दिन तक घर बंद है। कोई भी फोन नहीं उठा रहा और ना ही कोई घर से बाहर आ रहा है। पहले लगा शायद कहीं रिश्तेदारी में गए होंगे सब, लेकिन बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। मगर पुलिस को घर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से किसी के ऊपर शक किया जाए। मगर पुलिस तब चौकन्नी हो जाती है जब कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके में एक नहर से एक सैंट्रो कार तैरती हुई दिखाई देती है। और जब कार को नहर से बाहर निकाला जाता है, उसके अंदर होती है एक युवती की लाश। ये युवती कोई और नहीं बल्कि वेद प्रकाश की बेटी नैना की लाश होती है। और यहीं से इस केस की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। नैना के अलावा जब कुछ महीनों तक किसी और का कुछ भी पता नहीं चलता, तो पुलिस की पहली थ्योरी ये होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कहा कि ये एक ऑनर किलिंग है। पुलिस के अनुसार नैना की हत्या पिता, माँ और भाई ने की। नैना को मारने के बाद तीनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन एक सवाल, अगर तीनों ने नैना को मारने के बाद आत्महत्या की है, तो उन तीनों की लाशें कहां पर हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही था। ना तो वेद प्रकाश की बॉडी मिली, ना ही उनकी पत्नी साधना की, और ना ही उनके बेटे शुभम की। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस केस को ऑनर किलिंग का नाम देकर बंद कर दिया और मरे हुए लोगों को ही इस केस का कातिल बना दिया। लेकिन 2 साल बाद एक छोटी सी जानकारी, एक नाम और एक इंसान की जुबान फिसलती है और पूरी कहानी सामने आती दिखती है। जांच में सबसे पहले आता है 9 लाख का कर्ज। नाम रितेश कटियार, उसका दोस्त अभिषेक पाल, भतीजा सोनू और 16 साल का एक नाबालिग लड़का, जिसने इस कहानी को सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया। वेद प्रकाश करोड़ीवाल कपड़ों के व्यापार के साथ साथ अपने जान पहचान के लोगों को जरूरत पड़ने पर उधार भी दिया करते थे। इसी भरोसे का फायदा उठाया एक लड़के ने। उसका नाम था रितेश कटियार। मगर ये रितेश कौन था? रितेश पहले वेद प्रकाश की दुकान पर कपड़ों का काम किया करता था। बाद में उसने वही दुकान किराए पर ले ली। मगर कुछ देर बाद व्यापार में घाटा पड़ गया। धीरे धीरे करीब 9 लाख रुपए का कर्ज हो गया। शुरुआत में उन पैसों की किश्तें कर दी गई और रितेश कटियार के पैसों की जिम्मेदारी ली उसके दोस्त अभिषेक पाल ने। मगर कुछ देर बाद इन दोनों ने फोन उठाना भी बंद कर दिया वेद प्रकाश जी का। वेद प्रकाश जी ने बार बार पैसे वापस मांगे, यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई की भी बात की। और यही रितेश और अभिषेक घबरा गए। असली खेल कहां से शुरू हुआ? रितेश का करीबी दोस्त अभिषेक पाल, जो रितेश के कर्ज का जमानती था। अभिषेक पाल को ये डर था कि अगर वेद प्रकाश जी ने उन पर केस कर दिया तो वो फंस जाएंगे। और फिर उसके दिमाग ने वो चाल चली जो हर एक आम इंसान नहीं सोच सकता। जांच में सामने आया कि अभिषेक ने रितेश से कहा, अगर आदमी ही ना रहे तो वो कर्ज किससे मांगेगा? मतलब किसी से नहीं। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। यहीं पर आता है फिर तीसरा नाम, सोनू, वेद प्रकाश जी का भतीजा। पहले तो ये मामला सिर्फ दोस्ती और कर्ज का लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो इस घर के बारे में छोटी से छोटी बात भी जानता था।
पहले वो वेद प्रकाश जी की कपड़ों की दुकान पर काम करता था, मगर बाद में किसी कारण वेद प्रकाश जी ने उसको दुकान में से निकाल दिया था। उसके मन में नाराजगी और लालच दोनों थे। सोनू को घर के हर रूटीन का पता था, कौन कब निकलता है, कौन किस पर कितना भरोसा करता है। रिपोर्ट्स में सामने आया कि सोनू ने रितेश और अभिषेक को भड़काया था। उसने कहा था कि तुम अगर पूरा परिवार ही खत्म कर दोगे तो कोई भी सवाल पूछने वाला नहीं बचेगा। तीन लोग, तीन कारण। रितेश जो कि कर्ज मुक्त होना चाहता था, अभिषेक जो जमानती था रितेश के पैसों का, उसे डर था कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। सोनू वेद प्रकाश जी का भतीजा, उसके मन में बदला और लालच था, और जब डर, लालच और बदला एक साथ मिल जाएं, उसे कहते हैं अपराध। मगर सवाल ये था कि क्या सच में एक ही दिन में चार लोगों की हत्या कर दी गई, या फिर ये सब धीरे धीरे हुआ? और वो कौन सा तरीका था जिसमें खून की एक बूंद भी घर में नहीं गिरी? एक एक करके कैसे पूरा परिवार खत्म कर दिया गया? ये वो सच है जिसे जानने में पुलिस को 2 साल लग गए। 15 जुलाई 2016 जांच के अनुसार हत्याएं एक ही दिन में की गई थी, सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच में। और ये हत्याएं सोच समझकर पूरी प्लानिंग से की गई थी। पहली वारदात, रिपोर्ट्स के मुताबिक वेद प्रकाश को अभिषेक पाल ने कार के टायर्स चेंज करने के बहाने घर से बाहर बुलाया, क्योंकि अभिषेक पाल वेद प्रकाश के बेटे शुभम को कार चलाना सिखाता था। इसलिए वेद प्रकाश को किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ उसके ऊपर। मगर उस दिन अभिषेक पॉल के इस जुर्म का साथ देने के लिए उसके साथ एक 16 साल का नाबालिग लड़का भी था। पुलिस के अनुसार वेद प्रकाश की हत्या क्लच वायर से गला दबाकर की गई, ऐसा तरीका जिसमें खून नहीं बहता। और यही वजह है कि घर या आसपास किसी को कुछ पता नहीं चला। उस दिन वो सिर्फ वेद प्रकाश को मारने वाले थे, मगर जब उन्होंने वेद प्रकाश की वारदात को अंजाम दे दिया तो उन्हें डर सताने लगा। अगर शुभम यानी वेद प्रकाश के बेटे को कोई शक हो गया तो उनका ये पूरा खेल दुनिया के सामने खुल जाएगा। इसीलिए उन्होंने शुभम को भी किसी बहाने से अपने साथ चलने के लिए कहा, और वो बिना किसी शक के उनके साथ चला गया। और वही तरीका, क्लच वायर से गला दबाकर हत्या। मगर शुभम जब अभिषेक के साथ जा रहा था तो उसकी मां साधना ने उन्हें देख लिया था। इसलिए तीसरी वारदात, साधना। जांच के अनुसार अभिषेक तीसरी बार वेद प्रकाश के घर आता है उस दिन, और शुभम की मां को कहता है कि शुभम का छोटा सा एक कार एक्सीडेंट हो गया है और वेद प्रकाश जी ने आपको ले जाने के लिए हमें भेजा है। तो ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे उनकी i10 गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर वही वही क्लच वायर, और तीसरी जिंदगी भी खत्म। अब घर में सिर्फ अकेली बची थी नैना, जो अपनी स्टडी के साथ साथ एक प्राइवेट टीचर की नौकरी भी करती थी। वो शाम को इन सभी बातों से अनजान, थकी हुई अपने घर पर आती है। और सोचिए, एक लड़की जिसे कोई जाकर बताता है कि घर में कोई समस्या हो गई है, यानी कि अभिषेक पॉल नैना के पास जाता है और कहता है कि घर में कोई समस्या हो गई है, आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए। नैना के लिए अभिषेक पॉल कोई अनजान आदमी नहीं था। वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती थी, क्योंकि उसका घर में आना जाना लगा रहता था। और वो बिना डरे भरोसा करके चले जाती है, और नैना को भी कार में ले जाया गया और बाद में उसी तरीके से उसकी भी हत्या कर दी गई, और पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया गया। पहले उनके शवों को एक सुनसान स्कूल में रखा गया, और अगले दिन वेद प्रकाश की सेंट्रो कार में उनके शवों को उत्तर प्रदेश की हापुड़ इलाके की एक नहर में कार समेत फेंक दिया गया। और यही एकमात्र नैना की लाश थी जो बरामद की गई कार समेत।
मगर सवाल ये था कि अगर 4 लोगों की हत्या की गई है तो सिर्फ एक डेड बॉडी क्यों मिली है? बाकी 3 लोगों की लाशें कहां पर हैं? क्योंकि पुलिस को सिर्फ नैना की लाश मिलती है, इसीलिए पुलिस ने पूरी कहानी को उल्टी दिशा में देखना शुरू कर दिया और बना दी ऑनर किलिंग की स्टोरी। लेकिन अगर ये ऑनर किलिंग थी तो असली कातिल 2 साल तक आजाद कैसे घूमता रहा? और वो कौन सी एक छोटी सी बात थी जिसने 2 साल बाद इस पूरी कहानी को सामने ला दिया? एक छोटी सी बात और पूरी कहानी बदल गई। कानूनी तौर पर किसी को भी मरा हुआ मानने के लिए सबूत चाहिए, लेकिन यहाँ 3 मरे हुए लोगों को ही बिना किसी सबूत के कातिल बना दिया। और यही वो गलती थी जो 2 साल बाद सामने आने वाली थी। 2018 में एक छोटी सी बात जो बहुत बड़ी बन गई। 2018 में पुलिस को एक जानकारी मिलती है। पुलिस को बताया जाता है कि अभिषेक पॉल एक जगह शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। उसने कहा कि 2 साल पहले उसने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, मगर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। ये बात पुलिस रिकॉर्ड में एक सूचना के रूप में आई, ना कि अफवाह के रूप में। और इसी सूचना के आधार पर अभिषेक पॉल पर नजर रखी गई और अभिषेक पॉल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, मगर जब अभिषेक से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके मुंह से सच बाहर आ ही गया। पूछताछ में कर्ज की बात सामने आई, रितेश कटियार का नाम, और फिर परिवार के भतीजे सोनू की भूमिका, और उसके बाद 16 साल का वो नाबालिग लड़का। जांच में सोनू की भूमिका साजिश के स्तर पर सामने आई और उस 16 साल के लड़के ने गाड़ी लाने ले जाने में उनकी मदद की। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब सवाल ये था कि किसे सजा मिली और कौन बच गया। 4 लोग मारे गए, 2 साल तक बेगुनाह लोग कागजों में कातिल बने रहे। लेकिन जब सच सामने आया तो सवाल सिर्फ कातलों का नहीं था, सवाल हमारे सिस्टम का भी था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दोबारा जांच के बाद मुख्य आरोपी के रूप में अभिषेक पॉल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कर्ज, साजिश और हत्याओं की पूरी कड़ी सामने आई। ये सभी बातें पुलिस चार्जशीट और जांच रिकॉर्ड में दर्ज हैं। रितेश कटियार, जिस पर करीब 9 लाख रुपए का कर्ज था और जिसकी वजह से ये पूरी वारदात शुरू हुई, जांच पूरी होने से पहले ही 2017 में रितेश पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था। शायद वो इन 4 निर्दोष लोगों की हत्या का बोझ सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। और उस 16 साल के नाबालिग लड़के की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई होती है। इन 4 निर्दोष लोगों के जो 4 कातिल थे, उनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं थे और अभिषेक पॉल को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर मेरी काफी सर्चिंग के बावजूद भी वेद प्रकाश के भतीजे सोनू का क्या हुआ, इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली। इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। अगर शुरुआत में 3 लाशों के बिना ऑनर किलिंग की थ्योरी ना बनाई जाती तो शायद सच्चाई पहले ही सामने आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेद प्रकाश, साधना, शुभम और नैना, ये चारों सिर्फ अपराध के शिकार नहीं थे, बल्कि हमारे सिस्टम की गलती के भी शिकार थे। नैना के अलावा बाकी 3 की बॉडीज कभी भी नहीं मिली। ये था वैद प्रकाश करोड़ीवाल हत्याकांड का पूरा सच। एक ऐसा केस जहां कातिल 2 साल तक आजाद रहे और बेकसूर मरने के बाद भी कातिल कहलाए गए। इस वीडियो में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया। आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो क्राइम रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और क्राइम से भरी सच्ची स्टोरी के साथ। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।